हेलो दोस्तों। और बहुत दोस्तों का रिक्वेस्ट आया था और बहुत दोस्तों ने कमेंट किया था जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किया था जेएनयू से रिलेटेड, जेएनयू पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड, कि पीएचडी एडमिशन के जब इंटरव्यू होगा उस समय कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में आप थोड़ा सा बात कीजिए। और खासकर उसमें 2-3 पॉइंट्स जो काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था और काफ़ी उसको लेकर मैं देख रहा था कि परेशान थे आप लोग। टेस्टिमोनियल्स को लेकर और लैंग्वेज को लेकर बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि लैंग्वेज क्या होगा, बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि ड्रेस कोड क्या होगा। तो इसी सबसे मैं शुरुआत करता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इंटरव्यू के समय और लैंग्वेज क्या होंगे, क्या हो सकते हैं जेएनयू में। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर कोई ड्रेस कोड ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी आपको, अगर आप जिस ड्रेस कोड में आप कंफर्टेबल हो आपको पहन कर आना चाहिए। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करो आप पहन कर आ सकते हो इंटरव्यू के दिन, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। और कोई ड्रेस कोड नहीं है जेएनयू की तरफ से, फर्स्ट बात। दूसरा कि लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, देखिए कि हाँ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, क्योंकि जनरली अधिकतर सेंटर में इंग्लिश में ही इंटरव्यू यहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं। लेकिन मैं अपने सेंटर की बात करूँ जहाँ तक सीपीएस की, सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ में, वहाँ थोड़ा सा हिंदी वाले लोगों को स्पेस मिल जाता है। मान लीजिए कि आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, बीच में आप कोई आपसे आंसर पूछा गया और आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे हो तो हिंदी में भी उसका आंसर आप दे सकते हो और देते हैं स्टूडेंट। तो लेकिन हाँ उतना स्पेस नहीं है कि आप चाहें कि पूरा हिंदी में ही बोलें आप। तो मुझे लगता है कि उतना स्पेस जेएनयू नहीं देता कि आप, तो थोड़ा सा आप कोशिश करें कि कम से कम प्रेजेंटेशन आपका प्रपोजल है कि शुरुआत उसका इंग्लिश में करें और बाद में आप हिंदी बोलना चालू कर दें, तो इतना कर सकते हैं आप। लेकिन जनरली इंग्लिश में आपका इंटरव्यू होता है। ये बात हिंदी में अप्लाई नहीं होता है, हिंदी डिपार्टमेंट में हिंदी में इंटरव्यू होता होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे इंटरव्यू आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले वीडियो में ही उसको क्लियर किया था कि इंटरव्यू जो है उसका टेंटेटिव डेट जो है 16 से 21 दिसंबर के बीच में है। और मेरे हिसाब से उसमें चेंजेस नहीं होगा, जिस तरह का कि आप जानते हैं कि एडमिशन फॉर्म में भी डेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, 2 दिन सबसे बढ़ाया गया। और 12 दिसंबर में शायद आपको कट ऑफ आ जाएगा, शायद 12 या 13 दिसंबर तक, जो नेट के थ्रू जहाँ आपने जिस सेंटर में अप्लाई किया आप उसमें 12-13 तक आपका कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा कि किनका किनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। और आपसे रिसर्च प्रपोजल मांगा जाएगा और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं जो आप इस ई प्रोस्पेक्टस पढ़िएगा तो उसमें दिया गया है। जैसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, 2 टेस्टिमोनियल्स आपसे मांगे गए हैं। टेस्टिमोनियल्स आपके जो भी जहाँ से आपने मास्टर्स किया है, एमए किया, उस फैकल्टी जो वहाँ आपने आपको पढ़ाया होगा वहाँ में उस फैकल्टी को आप अप्रोच कर सकते हैं और टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जिस पेपर से सब्जेक्ट में अप्लाई किया उसको आप रख सकते हो, वो मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। और उसके बाद पब्लिश्ड पेपर अगर आपके पास कोई होगा, रिसर्च पेपर अगर आपने पब्लिश किया होगा तो उसको आप रख सकते हो। एक ब्रीफ नोट बताना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप किस पर काम करना चाहते हो, ठीक है। आपका जैसे मान लीजिए जैसे मैं पॉलिटिकल स्टडीज़ या कॉन्स्टिट्यूशन पर काम करना चाहता हूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन भी एक ब्रॉडर टर्म है, या मैं पॉलिटिक्स इन इंडिया पर काम करना चाहता हूँ या पॉलिटिकल थॉट पर काम करना चाहता हूँ। तो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है, इंटरेस्ट बताना है क्या करना चाह रहे हो और क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, एक ब्रीफ नोट 1 पेज का। उसके बाद आपसे मांगा गया है रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद स्कोर कार्ड, अगर नेट के थ्रू मान लो आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे सीपीएस है, सोशोलॉजी है, वहाँ नेट के थ्रू अप्लाई हो रहा है तो नेट का स्कोर कार्ड, कि आपका स्कोर कार्ड कितना है उसका एक फोटोकॉपी आपके पास होना चाहिए। और आप, या अगर आप जेआरएफ के थ्रू अगर किसी सेंटर में अप्लाई किए हो तो जेआरएफ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप बता रहा हूँ कि एक चीज जो क्लियर रखना है कि उस नोटिफिकेशन में या उस डॉक्यूमेंट्स में, जो ई प्रोस्पेक्टस में सब सारे डॉक्यूमेंट्स की जो बात की गई है उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि सब होना मैंडेटरी है, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे जो मैंडेटरी चीज़ है क्या, कि आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल आप जरूर लेके आइएगा उस दिन, हो सके तो उसका हार्ड कॉपी, और नेट स्कोर आप ले लीजिएगा जरूर। और उसके बाद अगर ब्रीफ नोट अगर आप ले लेंगे आपका अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट का, और टेस्टिमोनियल अगर आप बनवा सके तो बनवा लीजिए। नहीं तो कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू नहीं दिया जाए, आप नहीं दे सकते हैं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कहीं से भी नहीं है, लेकिन हाँ आपके पास होगा तो उसका थोड़ा सा अगर हो सकता है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। मान लीजिए जैसे आपने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया है और अगर आप उसको लेकर आ रहे हैं और या बता रहे हैं आप इंटरव्यू बोर्ड को, तो बहुत बार क्या होता है कि उसी के इर्द गिर्द आपका इंटरव्यू होता है तो बहुत फायदा होता है। मान लीजिए वो पेपर बहुत लोग किसी इंटरव्यू बोर्ड में किसी फैकल्टी को काफ़ी फैसिनेटिंग लगा तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू का बहुत बड़ा सेक्शन उसी के इर्द गिर्द चला जाए, तो आपको फायदा हो सकता है उसका, ठीक है। लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ है और इस कहीं भी उस डॉक्यूमेंट्स में कि मैंडेटरी है, कंपलसरी ये सब डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आपका इंटरव्यू हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात कि जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है रिसर्च प्रपोजल और आपका नेट स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर मोटा मोटी देखा जाए तो इंटरव्यू एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि इंटरव्यू जो होगा वो ऑफलाइन होगा। बहुत दोस्तों ने मैसेज किया था कि ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी, तो ऑफलाइन ही होगा। ऑनलाइन आपका जब कोरोना था उसी समय ऑनलाइन हुआ था, उसके बाद ऑफलाइन ही जेएनयू में इंटरव्यू होता है। और आपको जेएनयू में आप जिस सेंटर में अप्लाई किए होंगे
और आप मान लीजिए जेएनयू के बाहर हैं, तो हो सकता है जेएनयू की जो खूबसूरती आपको देखने को मिले उस दिन, और जो जेएनयू के प्रति आपकी जो आपका सपना जो है कि हाँ जेएनयू में आगे पढ़ें, सपना है जो आपके जेएनयू में आगे पढ़ें आप, वो आपको हो सकता है कि उस दिन और फैसिनेटिंग लगे जेएनयू आपको देखकर। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप रिसर्च प्रपोजल क्या है कि जेएनयू कुछ सेंटर है, वहाँ पर रिसर्च प्रपोजल में अच्छे से आपको टाइम मिलता है, प्रेजेंट करने का मौका मिलता है, बोलने का। तो रिसर्च प्रपोजल को अच्छे से बना लीजिए और उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपके पॉसिबल क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, आपके मेथडोलॉजी से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लिटरेचर से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सेंट्रल क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, इंट्रोडक्शन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है आपके। तो इसको आप एक शॉर्ट आप ब्रीफ बना लीजिएगा अलग से अपने रिसर्च प्रपोजल का समरी, कि आपको प्रेजेंट करने में रिसर्च जो टीम बैठा हुआ जिस भी सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ आपको फायदा होगा उसका, ठीक है। और लास्ट में जो ड्यू में जो जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया होगा, ड्यू के लिए कि जिन लोगों ने ड्यू में अप्लाई नहीं किया उसका ड्यू का डेट बढ़ चुका है, और ड्यू से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और ड्यू में कुछ सेंटर में मैंने अप्लाई किया है, उसको आप देख सकते हैं। और आप जेएनयू में भी अलग अलग सेंटर से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा रिसर्च प्रपोजल या इंटरव्यू कैसे देना, उससे आपको हेल्प होगा। तो उस सब वीडियो भी देख सकते हैं आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। होपफुली यह वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा, हेल्पफुल होगा।